नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं शेड्यूल की बात आज हम जानेंगे। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, सभी अनुसूचियों में कौन कौन से विषय बताए गए हैं, कौन कौन से विषय का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसको हम सभी विषयों पर बात करेंगे, 12 अनुसूचियों की बात करेंगे। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं, आप तक शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल, भारतीय संविधान की अनुसूचियां आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट अनुसूची चलिए हम जानते हैं। फर्स्ट अनुसूची क्या कहती है। फर्स्ट शेड्यूल यह कहती है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें वर्णन किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल हम जानते हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, राज्य और राज्य क्षेत्रों की बात का वर्णन करता है। हमारे जो भारतीय संविधान में 28 राज्य हैं और उनकी राज्य की बात करता है फर्स्ट शेड्यूल, और राज्य क्षेत्र की भी बात करता है। वहीं दूसरा भी देख लिया जाए। दूसरा में यह क्या कहता है, उसी में फर्स्ट शेड्यूल में ही दूसरा पॉइंट है, यह संघ राज्य क्षेत्र की भी बात करता है, यानी यूनियन केंद्र शासित प्रदेश की भी यह बात किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। जो मूल में 7 जो यूनियन थे, संघ थे, टेरिटरीज थे, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं, 7 थे। अब वर्तमान में अगर इसको देखेंगे तो 9 हो गए हैं। 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया है और लद्दाख को भी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश 7 अभी भी माने गए हैं। उसके बाद से दूसरी अनुसूची हम देखेंगे। दूसरी सेकेंड शेड्यूल क्या कहता है, इसमें भागों में डिवाइड किया गया है। तो भाग 1 हम देखेंगे, इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन भत्तों का उपबंध इसमें किया गया है। कितना राष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा, कितना राज्यपाल को, राज्य के राज्यपालों को वेतन दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को इसमें सेकेंड शेड्यूल में कहा गया है 5 लाख उसका वेतन होगा, और राज्यपाल को 3,50,000 इसमें वेतन का बात कहा गया है सेकेंड शेड्यूल में। उसके बाद से अगर कोई राज्यपाल के जगह पर या राष्ट्रपति के जगह पर कोई अन्य व्यक्ति उनका कार्यभार संभालता है, उनके जैसा कार्य करता है, तो वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को वेतन न देकर जो उनका कार्यभार संभाल रहा है उसको दिया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया जाता रहा है। अब हम जानेंगे कि भाग 2 क्या कहता है। भाग 2 दूसरी अनुसूची में ही है, डिवाइड किया गया। भाग 1 हमने देखा, वेतन भत्ते की बात की गई है, और भाग 2 में क्या कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उसके बाद राज्यसभा की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की वेतन भत्तों की बात किया गया है। भाग 2 में सेकेंड शेड्यूल में ही यह इंक्लूड किया गया है। तो इसमें ये भी है, इसमें जो भी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सभी का वेतन भत्ते का बात किया गया है। भाग अब 3 में देखेंगे हम क्या है। भाग यानी क ख ग पर हमने फोकस किया है। ग क्या कहती है कि दूसरी अनुसूची में ही, यानी
सेकेंड शेड्यूल में हम देखेंगे, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की बात कही गई है। सेकेंड शेड्यूल में भाग इसमें जो है 3, भाग 3 में न्यायाधीशों की वेतन भत्ते की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की। जैसे मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए, मुख्य न्यायमूर्ति की बात किया जाए, जो उच्चतम न्यायालय के हैं, उनका 2,80,000 रुपये वेतन दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। और अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात किया जाए तो उनका 2,50,000 उनको वेतन दिया जाएगा। और अन्य कोई न्यायाधीश है तो उन्हें 2,25,000 दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये वर्णन किया गया है सेकेंड शेड्यूल में, भाग ग में। और अगर वही देखा जाए उच्चतम न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश हैं तो उनको 2,50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। तो सेकेंड शेड्यूल में वेतन भत्तों की बात की गई है। अब हम देखेंगे भाग 4 यानी घ। भाग घ को हम देखेंगे, भाग घ क्या कहता है, ये भी दूसरी अनुसूची में है। भाग घ कहता है भारत के नियंत्रक या महालेखक नियंत्रण के बारे में वेतन भत्तों की बात कही गई है, जो 4,000 रुपये तक का इनका वेतन भत्ता दिया जाता है और इसमें यह बात कही गई। अब हम जानेंगे तीसरी अनुसूची क्या कहती है। थर्ड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड शेड्यूल क्या कहती है? थर्ड शेड्यूल शपथ ग्रहण की बात करती है। संघ के मंत्री पद की हो गई, और संघ के जो मंत्री पद के लिए गोपनीयता की शपथ ग्रहण हो गया, और संसद के लिए जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए शपथ ग्रहण हो गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो महालेखक नियंत्रक है उनकी शपथ की बात कही गई है। किसी राज्य के मंत्री की शपथ की बात कही गई है, और किसी राज्य के मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ की बात की गई है। राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण की बात की गई है। किसी राज्य के सदस्य द्वारा शपथ की बात की गई है। यानी शपथ ग्रहण की बात करती है शेड्यूल थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक पॉइंट, 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ की भी बात कहता है। अब हम जानेंगे चौथा अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या कहती है? भारत के संविधान में वर्णित जो चौथी अनुसूचित है, 12 अनुसूचियों में से हम चौथी अनुसूची की बात करने वाले हैं। चौथी अनुसूची कहती है प्रत्येक राज्य में स्थानों का आवंटन, यानी प्रत्येक राज्य 28 राज्य जो भारत के संविधान है उसमें उस क्षेत्र का आवंटन होगा। किस राज्य में कितने जिले होंगे, कितने प्रशासनिक व्यवस्था होगा, ये सभी प्रकार की बातें चौथी अनुसूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची के बाद हम देखेंगे पांचवी अनुसूची है। यह कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करती है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजाति लोग वहाँ निवास करते हैं, उस क्षेत्रों की बात करती है। जिस राज्य में अनुसूचित जाति हैं, पांचवी अनुसूची जो वर्णन करती है, अनुसूचित जातियों की वर्णन करती है, उसके क्षेत्र की वर्णन करती है, प्रशासन की बात करती है, नियंत्रण की बात करती है। पांचवी अनुसूची, इसमें यह भी कहा गया है कि पांचवी अनुसूची में भाग क में कहा गया है कि इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्य नहीं है। भाग क में यह कहा गया निर्वचन में।
भाग ख में क्या कहा गया है? प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों में यह भाग प्रशासन और नियंत्रण की बात कहता है। वहीं भाग घ क्या कहता है? भाग ग कहता है अनुसूचित क्षेत्र जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा क्षेत्र घोषित होने पर ही वहां का राज्य घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। उसके बाद भाग घ क्या कहता है? अनुसूचित जो राज्य क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति जो हैं, उनके राज्यों में संशोधन या उनके कार्यों में संशोधन, जो भी वहाँ के प्रशासन नियंत्रण है, उनकी व्यवस्था है, उसमें संशोधन करने की बात कही गई है। तो इसमें तीन भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 5वीं अनुसूची को, जो अनुसूचित क्षेत्र से बात करती है, अनुसूचित जनजाति की बात करती है, वहाँ के शासन प्रशासन की बात करती है, वहाँ के शासन के नियंत्रण की बात करती है 5वीं अनुसूची। अब हम देखेंगे 6ठी अनुसूची क्या कहता है। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहा? 6ठी अनुसूची क्या कहता है? 6ठी अनुसूची कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। यह बहुत बड़ा विषय है। जितने भी वहाँ राज्य है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों, जो 4 राज्य हैं, इनकी पूरी तरह से इसमें वर्णन किया गया। 6ठी अनुसूची में बहुत बड़ा विषय है यह। ये 5 राज्यों का नियंत्रण, प्रशासन, हर व्यवस्था जो भी इसमें दिया गया है, 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और बहुत ही बड़ा विषय 6ठी अनुसूची को माना गया है, जो 4 राज्यों का इसमें वर्णन किया गया है 6ठी अनुसूची। अब हम जानेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या कहती है, आइए हम जानते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 भाग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, दूसरा है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची। ये 3 जो विषय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। 7वीं अनुसूची जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर दृष्टिकोण से इसको जानना अति आवश्यक है। तो संघ सूची क्या है, यूनियन सूची क्या कहता है? इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। इस जो विषय इसमें दिए गए हैं, 97 विषयों का इसमें वर्णन किया गया है संघ सूची में। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, थोड़ा सा हमने इसको नोट किया है। और इतना तो पॉसिबल नहीं है कि वीडियो लंबा हो जाएगा 97 सूची बनाना, लेकिन इसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। जैसे नौसेना, वायुसेना, संघ के अन्य सशस्त्र बल भी संघ सूची के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। वहीं आयुध हो गया, गोला बारूद हो गया, विस्फोटक हो गया, संघ सूची के अंतर्गत इसको रखा जाता है, यहीं से संचालन होता है। और विदेश कार्य जो यानी इंटरनेशनल लेवल का जो भी कार्य होता है वह संघ सूची के माध्यम से ही होता है, वहीं से वर्ण होते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो भी संघ सूची के अंतर्गत। विदेश से संधि जो होती है, अगर वहाँ वार्तालाप होता है तो संघ सूची के अंतर्गत ही इसको निपटाया जाता है। रेल से संबंधित जो भी हैं, समुद्री मार्ग जो होते हैं वह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। डाक, तार, टेलीफोन, व्यापार नियमों, विनिमय पत्र, बीमा, पेटेंट आदि जो भी है ऐसे विषय वह संघ सूची के अंतर्गत ऐसे ही 97 विषय का वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे राज्य सूची, यूनियन लिस्ट की बात। राज्य सूची में क्या क्या आते हैं, इसमें विषय है 66 विषय है, 66 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो 66 सब्जेक्ट में हम जानेंगे थोड़ा सा। जैसे कारागार अगर है, कोई जेल है, उससे संबंधित जो राज्य गवर्न होता है, राज्य के अंतर्गत आता है, वह
कारागार हो गया, स्थानीय शासन हो गया, उसके बाद लोक व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया, भारत के बाहर के यात्रियों से भिन्न अगर कोई यात्री आता है उससे संबंधित बात हो गया, और स्वगाड़ना, संचार, कृषि, पशुधन, भूमि, बाजार और मेले, विद्युत, मनोरंजन, स्टाम्प शुल्क, अगर विद्युत है तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, और राज्य सरकार इसका जो भी संचालन करती है वह राज्य संघ के अंतर्गत आता है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत इसको वर्णन किया गया है, जिसमें 66 विषय है। उसके बाद हम देखेंगे समवर्ती सूची क्या कहती है। समवर्ती सूची यही कहती है जिसमें 47 विषय है, जो 47 सब्जेक्ट हैं। 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं। 7वीं अनुसूची में जो भाग 3 है, समवर्ती सूची की बात हम कर रहे हैं। समवर्ती सूची में भाग 3 क्या कहती है कि दंड विधि, जिसके अंतर्गत सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, यानी सभी जो सिविल प्रक्रिया, दंड, साक्ष्य, जो भी विधियां हैं, दंड विधियां हैं, वह सभी विधियों की बात समवर्ती सूची में किया गया है। जैसे विवाह और विवाह विच्छेद हो गया, शिशु और अवयस्क हो गया, दत्तक ग्रहण का जो प्रावधान है वह समवर्ती सूची से आता है। सिविल प्रक्रिया के विषय जो है वह समवर्ती सूची में आते हैं। निर्वसीयती हो गया, कुटुंब विभाजन हो गया, जो भी मतलब सिविल, दांडिक जो भी प्रक्रिया, दंड से विधि हैं, ये सभी प्रकार की विधियों का वर्णन करता है, समवर्ती सूची में आता है। चैरिटीज यानी पूर्त कार्य हो गया, न्यास हो गया, विधि वृत्ति हो गया, आदि प्रकार की बात समवर्ती सूची में सभी विधियों का वर्णन किया गया है, जो 47 विषय का वर्णन। अब हम देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या कहती है? 22 विषय है। 8वीं अनुसूची यही कहती है जो 22 प्रकार की भाषा हमारे भारतीय संविधान में ऐड किए गए हैं, जो पहले 18 थे अब 22 हो गए हैं। कुछ संशोधन द्वारा इसको ऐड किए गए हैं। कई भाषाओं का इसमें वर्णन करने के बाद वह 22 भाषाएं हुई हैं। 8वीं अनुसूची यही कहती है। अब हम देखेंगे 9वीं अनुसूची क्या कहती है। 9वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 31 ख, यह 31 ख 9वीं अनुसूची जो है ये भी महत्वपूर्ण अनुसूची है। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? 9वीं अनुसूची में विषय जो है 284 विषय है। ये बहुत बड़ा विषय है, 284 विषय। 9वीं अनुसूची बहुत बड़ा विस्तारित जो है सूची है और लिस्ट है इसका। तो 9वीं अनुसूची क्या कहती है? भूमि सुधार से जो भी समस्याएं हैं, भूमि अधिनियम की विषय की बात कही गई है, जो भूमि से संबंधित है। जो हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की भूमि जो है उसमें संशोधन, सुधार और कब लागू हुआ, कब निषिद्ध हुआ, क्या प्रावधान किए गए, सभी बातों का वर्णन करती है। 9वीं अनुसूची 28 राज्यों की बात करती है जो भूमि सुधारों से संबंधित यह अनुसूची है 9वीं अनुसूची, जिसमें 284 विषय हैं। 10वीं अनुसूची हम जानेंगे। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? 10वीं अनुसूची इसमें विषय 8 यानी नियम इसमें दिए गए हैं, नियम 8 हैं। यह 10वीं अनुसूची, एक बात और आपसे हम बताना चाहेंगे, अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछता है दल बदल जो भी बात कही गई है, दल बदल किस विषय से संबंधित है, दल बदल क्या है, दल बदल परिवर्तन से क्या समझते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दल बदल कहीं भी आता है तो 10वीं अनुसूची जरूर देखिएगा। 10वीं अनुसूची को ही दल बदल के नाम से जाना जाता है। दल बदल जो 10वीं अनुसूची है उसमें विषय जो नियम बना गया है 8 हैं और दल बदल के नाम से जाना जाता है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध किया गया है। अब 11वीं सूची हम क्या कहेंगे? 11वीं सूची भी इम्पोर्टेंट है। 11वीं सूची कहता है जो अनुच्छेद 243 6 में इसका वर्णन किया गया है
और इसकी विषय जो है 18 विषय हैं। 18 विषय पर यह बात करती है कृषि की बात करती है, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार कहाँ तक है और भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण आदि, यानी भूमि से जो भी समस्या है, निवारण है, उसका सलूशन है, जो भी बात कही गई है वह 11वीं सूची में कहा गया है, भूमि से संबंधित है। और लास्ट हम देखेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या कहता है? 12वीं अनुसूची 243 ब में इसका वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची लास्ट अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषय हैं। यह नगरीय योजना की बात करती है, जैसे सड़कें, पुलें, निर्धनता उन्मूलन आदि की बात करती है। यानी 12वीं अनुसूची भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी परियोजनाएं चलते हैं नगर क्षेत्र में, जैसे पुल का, नाले का मरम्मत हो गया, और जो भी निर्माण कार्य होता है नगर में, जो होता है विकास के माध्यम से, राशन पानी जो भी मिलता है, सभी व्यवस्थाएं जो नगरीय व्यवस्थाओं में आता है, वह 12वीं अनुसूची बात करती है। तो यह लंबा वीडियो थोड़ा सा हो गया है, स्किप नहीं करना है क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।